हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे और अब वो आज समय आ चुका है। आज है संडे और मैराथन क्लास का हमने आपसे वादा किया था, तो मैराथन क्लास के लिए हम बहुत सारे नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा दोस्तों, इसमें कंप्यूटर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। वन लाइन फैक्ट भी मैंने इनमें इंक्लूड किए हैं दोस्तों। तो क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार परिवार में दोस्तों। चलिए, तो देर ना करते हुए आज का अपना पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। तो आपको नाम बताना है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिबेक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनीएक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलिसस और डी हो जाएगा हार्वर्ड मार्क वन। ठीक है ना? चलिए, तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो पहला हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर था वह कौन सा था दोस्तों? वह एनीएक था। कौन सा था? एनीएक था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, एनीएक का फुल फॉर्म क्या होता है सभी स्टूडेंट को पता है ना? चलिए जल्दी से मैं बता देता हूँ। एनीएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है कि नॉर्टन है। नॉर्टन क्या है दोस्तों? कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिए। आज क्वेश्चन बिल्कुल हटके मिलेंगे, नए मिलेंगे, ठीक है ना? चलिए, नॉर्टन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या एक जी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या एक जी वेब ब्राउजर है, सी ऑप्शन हो जाएगा क्या एक जी एंटीवायरस टूल है, डी ऑप्शन हो जाएगा एक प्रोग्रामिंग भाषा है क्या नॉर्टन? चलिए, तो मैं अगर आपको बता दूं कि नॉर्टन क्या है दोस्तों, तो याद रखिए नॉर्टन एक हमारा एंटीवायरस टूल है। क्या है दोस्तों? एंटीवायरस टूल है। ये क्या करता है? ये बाहरी वायरसों से और कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं उनको कंप्यूटर में फैलने से रोकता है, उनको नष्ट करके हटा देता है। तो नॉर्टन का एक एंटीवायरस टूल है हमारा। क्लियर? यहां तक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वायरस, अब जैसा कि मैंने आपको बताया एंटीवायरस तो आपने देख लिया, ये वायरस को हटा के बाहर कर देता है, लेकिन वायरस क्या होता है? चलिए वायरस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक हार्डवेयर उपकरण होता है क्या वायरस? बी ऑप्शन हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है क्या वायरस? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक डेटा फाइल वायरस है क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या वायरस? ठीक है ना? देखिए, जो वायरस होता है मैं आपको बता दूं, तो वायरस क्या होता है? तो याद रखिए वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दोस्तों। क्या है? वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और वायरस बहुत सारे प्रकार के होते हैं दोस्तों। बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कई कई वायरस तो ऐसे होते हैं कंप्यूटर को पूरा खराब ही कर देते हैं, सिस्टम रोक देते हैं, फाइलों को उड़ा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो वायरस के प्रकार हम पढ़ेंगे 9 तारीख की, जो कि हमारी क्लास मैंने आपको बताया सीबीसीडी का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है सीबीसीडी का 2.0 शाम 6 बजे। उनमें हम आपको वायरस की प्रकार पढ़ाएंगे। चलिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी हमको कंप्यूटर ही पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए, अब चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आज हमारी मैराथन क्लास है तो बहुत सारे क्वेश्चन देखना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। कंप्यूटर डंप होने के कारण, कंप्यूटर डंप होता क्या है मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना? चलिए, कंप्यूटर डंप बहुत प्रकार के होते हैं। मेमोरी डंप होता है, फाइल डंप होता है, तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायरस, भी हो जाएगा हार्डवेयर की विफलता, सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर त्रुटि और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो कंप्यूटर में डंप होने का कारण होता है वह क्या होता है, ये सभी कारण हो सकते हैं। वायरस आने के कारण भी हो सकता है, हार्डवेयर की विफलता से भी क्या होता है दोस्तों, ये कि उसमें डंप आ जाते हैं दोस्तों, और सी ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर की त्रुटि से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्लियर है? चलिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5वां। कई बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आईसी चिप्स बनी होती है या कह सकते हैं बना होता है। आईसी किसकी बनी होती है? आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। कहीं कहीं पर आपको एकीकृत मिलेगा, क्या मिलेगा? बाहर एकीकृत मिलेगा, ठीक है ना? चलिए, लेकिन आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लास्टिक का, बी हो जाएगा धातु का, सी हो जाएगा सिलिकॉन का और डी हो जाएगा कांच का। याद रखिए दोस्तों, आईसी जो होता है वह किसका बना होता है? तो वह हमारा सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। क्लियर है? और सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सी सिटी जानी जाती है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जानते हैं। ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो और उसमें से भी क्वेश्चन को बनाओ। कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब, ये लिखा हुआ है, का आविष्कार हुआ था, ठीक ना?
तो कब हुआ था ये आपको बताना है। WWW का आविष्कार कब हुआ था ये आप और हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1960 से 70 के बीच में, बी हो जाएगा 1970 से 80, सी हो जाएगा 80 से 90 और डी हो जाएगा 1920 से लेकर 2000 के बीच। तो याद रखिए दोस्तों, जो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिए वह हुआ था 1980 से लेकर 1990 के बीच में हुआ था। क्लियर है? जिसको पता हो एग्जैक्ट वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। कुछ क्वेश्चन भी मैं आपसे बीच बीच में पूछता जाऊंगा, आप लोग चाहे तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए जस्ट क्वेश्चन एक मैंने ऊपर बताया था, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मैंने इनमें इंक्लूड कर दिया था ये क्वेश्चन कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। आप कह सकते हैं कि भारत की सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली, बी हो जाएगा मुंबई, सी हो जाएगा चेन्नई, डी हो जाएगा बैंगलोर। जस्ट मैंने अभी ऊपर आपको लिखकर बताया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बैंगलोर को जाना जाता है दोस्तों। भारत की सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो बैंगलोर को जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसलिए जल्दी कर ले, मैराथन क्लास है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी WWW क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। अभी तक हमने ये जान लिया था WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कब इसका आविष्कार हुआ था, तो 1980 से 90 के बीच में हुआ था। अब हम क्या जानने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, अब हम जानने वाले हैं कि WWW जो है वो क्या है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक वेब ब्राउजर है क्या, सी हो जाएगा एक इंटरनेट सर्विस है क्या, और डी ऑप्शन हो जाएगा एक प्रोग्रामिंग भाषा है क्या। तो मैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि WWW क्या है हमारा, तो याद रखिए वह एक इंटरनेट सर्विस है दोस्तों। क्या है, एक इंटरनेट सर्विस है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ है, यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, सीडी रोम का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यानी इसमें दो क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है सीडी ओनली अकेली सीडी का पूछ लिया जाता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है ओनली। यहाँ पर मैं आपको दोनों इंक्लूड कर दिए कि सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट मेमोरी, सी हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली राइट मेमोरी, और डी हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट मेमोरी। तो दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीडी रोम का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क किसका नाम है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म है सीडी का, और रीड ओनली मेमोरी नाम है हमारा रोम का। इसी में एक और प्रकार होता है रैम, जो कि आप जानते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आ जाता है अपने 11वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फ्लॉपी का साइज होता है। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है याद रखिए। तो फ्लॉपी का साइज कितना होता है ये आप और हमको बताना है। चलिए तो जल्दी से उनके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2.5, बी ऑप्शन हो जाएगा 3.25 तथा 5.25, बी ऑप्शन हो जाएगा 5.25 और डी हो जाएगा 3.5 तथा 5.25। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका साइज आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए जो फ्लॉपी होती है दोस्तों, तो उसका साइज होता है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3.25 से लेकर 5.25 तक होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। चलिए 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो हो जाएगा हार्ड डिस्क होता है। तो हार्ड डिस्क किसका बना होता है या क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय भंडारण युक्ति, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल भंडारण युक्ति, सी हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक भंडारण युक्ति, और डी हो जाएगा एक यांत्रिक भंडारण युक्ति। तो मैं अगर आपको बता दूं कि हार्ड डिस्क क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिए हार्ड डिस्क एक चुंबकीय भंडारण युक्ति होती है दोस्तों। क्या होता है, चुंबकीय भंडारण युक्ति हार्ड डिस्क होती है, इसमें बहुत सारी स्टोरेज क्षमता होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13वें नंबर का। याद रखिए ये मैराथन अगर हमारी क्लास अच्छी चल गई तो याद रखिए 30 तारीख जब आपका एग्जाम है उसके पहले ऐसी मैं बहुत सारी आपके लिए मैराथन क्लासेस लाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन ला सकता हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट करना, सहयोग करना, आपके पर्पज आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये क्लासेस को आज बनाया है। और केवल इतना सा ही मकसद है कि आप लोगों का टेस्ट निकल जाए, अच्छे से अच्छे आपके नंबर आए, यही कामना हम करते हैं। बस थोड़ा सा हमको सपोर्ट इतना सा चाहिए दोस्तों। क्लास में नए हैं, प्लीज क्लास में सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, लाइक कर देना क्लास को, ठीक है ना। चलिए वापस से टॉपिक को आ जाते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है वह कौन सा है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, एक ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट, बी हो जाएगा लैन, सी हो जाएगा वाइड वैन और डी हो जाएगा मैन। तो याद रखिए विश्व का जो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है दोस्तों वह कौन सा है, याद रखिए वह हमारा इंटरनेट है दोस्तों। कौन सा है, इंटरनेट है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी, लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक सीमित कह सकते हैं एरिया तक इसमें नेटवर्किंग का काम करता है। और यहाँ पे एक सी ऑप्शन दिया है वैन, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। एक और है डी ऑप्शन मैन, मैन क्या करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सारी मैंने फुल फॉर्म बता दी, इनके वर्क भी मेरे को पता है लेकिन मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमको देखने हैं। यहाँ पर जैसा कि 14वें नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है कि सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है। बहुत बारीकी का क्वेश्चन है, देखिए सीपीयू की बात हो रही है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच, मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है। कौन सा वो उपकरण है जो उपयोग करता है दोस्तों एक समान गति रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैश मेमोरी का, बी हो जाएगा रैम का, सी हो जाएगा रोम का, डी हो जाएगा हार्ड डिस्क का। तो मैं आपको बता दूं सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, तो कैश मेमोरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों, कैश मेमोरी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन हमारा 15वें नंबर का क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है। कंप्यूटर जो नेटवर्क होते हैं उनसे संपर्क तोड़ने की, मान के चलिए सिंपल शब्दों में आपको बता दें, कोई भी वेबसाइट पे अगर आपने लॉगिन किया है, कुछ भी किया है, तो जब आप उससे एग्जिट होते हैं तो क्या करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉग आउट करते हैं क्या, बी ऑप्शन हो जाएगा लॉग इन करते हैं क्या, सी हो जाएगा कनेक्ट करते हैं क्या, डिस्कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो किसी भी नेटवर्क पर क्या संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया आपसे पूछा जा रहा है, यानी हटने की प्रक्रिया। तो आप लॉगिन तो करेंगे नहीं, आप दोबारा कनेक्ट का मतलब दोबारा जुड़ेंगे तो नहीं, लॉगिन का मतलब होता है दोबारा ओपन करना, और कनेक्ट का मतलब होता है फिर से दोबारा उसको कनेक्ट करके जोड़ना, और डी हो जाएगा डिस्कनेक्ट यानी हटना। लेकिन ये नहीं हुआ, लॉग आउट होगा। क्यों, क्योंकि आप उसको क्या करेंगे, लॉग आउट का मतलब है आप उससे जो लीगली तरीका है अपनी आईडी को बंद करेंगे, वो वहां से निकल आएंगे, लॉग आउट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप फेसबुक यूज करते होंगे, तो आपने फेसबुक जब तक यूज करना पड़ता होता, आप क्या करते हैं उसमें अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन हो जाते हैं फेसबुक पर, और जब आप फेसबुक यूज कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं अपनी आईडी को लॉग आउट कर देते हैं। वही इसका एक उदाहरण यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था। लैन, लैन का जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर फुल फॉर्म बताया था, यहाँ पर भी आपको मैं एक और क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, एक ऑप्शन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, बी हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, सी हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन ऐसे जोड़ के बताऊंगा मैं। सबसे पहले लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन का फुल फॉर्म हो गया। अब एक और फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, वो किसका दिया गया है, वैन का। यहाँ पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एक क्वेश्चन से। तो वैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। एक और यहाँ पर फुल फॉर्म बनेगा जिसको बोलते हैं मैन, मैन का फुल फॉर्म क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, और सी हो जाएगा वैन, मैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होना चाहिए बस आपका, ठीक है ना। चलिए 17वें नंबर के क्वेश्चन को रह जाते हैं। जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिए, जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सबका भला हो जाए, ठीक है ना। चलिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा यहाँ से पेपर लिया जाएगा, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिनकी संभावना आपके लिए बन जाती है। 17वें नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, जल्दी से उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, सीपीसीटी में भी आ चुका है, और एमपी के जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है, जो गति होती है, उसको मापा जाता है, किस में मापा जाता है। एक ऑप्शन हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में, बी हो जाएगा गीगाहर्ट्ज में, सी हो जाएगा टेराहर्ट्ज में, और डी हो जाएगा पेटाहर्ट्ज में दोस्तों। तो याद रखिए कंप्यूटर की जो गति होती है उसको हम किस में मापते हैं, तो उसको हम मापते हैं मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है ना। चलिए 18वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं सब कुछ बता चुका हूँ, उस क्वेश्चन के बारे में मैंने
क्लियरिटी 2 बार बता चुका हूं, मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग दें कि WAN का पूरा नाम क्या है, यानी इसका वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं और उम्मीद है आप लोग इसको टिक भी कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, सी हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। याद रखिए वैन तो कौन सा हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वैसे भी आप देख सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर अगले। क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परम पदम, बी ऑप्शन हो जाएगा परम 1000, सी ऑप्शन हो जाएगा परम 8000, डी ऑप्शन हो जाएगा परम 9000। याद रखिए ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं। जिस स्टूडेंट को लेटेस्ट, इसमें से भी ऑप्शन हो सकता है और भी अब जो अपडेट आ गए हैं वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। भारत का लेटेस्ट अभी का, हालांकि इसमें मुझे लग रहा है डाउट के अपडेट होके क्वेश्चन आया था, मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूं, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं। कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रेजेंट टाइम अभी वर्तमान में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है। कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करके बताना है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, हालांकि मैं अभी तो मेरे को पता है, मैं इसका आंसर तो अभी अगर आपको बता दूं तो वो हो जाएगा परम पदम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, परम पदम संबंधित है, किससे संबंधित है परम पदम। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्यूटर से, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंटरनेट से, सी हो जाएगा मोबाइल से और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो याद रखिए डायरेक्ट नॉर्मल से क्वेश्चन है, कंप्यूटर से ही संबंधित होगा। चलिए, अब बताना है आपको एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है। डायरेक्ट इसका भी आंसर मैं आपको टिक करके बता देता हूं, ठीक है ना। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 8000, परम 8000। चलिए, हाँ, इसको क्वेश्चन को आप हमको बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर के मशीनी उपकरण है, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण जिन्हें आप हाथ से छू के देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हार्डवेयर, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा डेटा और डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए कंप्यूटर का मशीनी उपकरण वही होंगे जिसे आप हाथ से छू के देख सकते हैं, हार्डवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर को ना तो आप छू सकते हो, केवल देख सकते हो, ना ही महसूस कर सकते हो। डेटा के साथ भी वही प्रॉब्लम है, ना तो आप उसको छू सकते हो ना ही स्पर्श कर सकते हो, ठीक है ना। हार्डवेयर को आप देख भी सकते हो और स्पर्श करके भी देख सकते हो, और मशीनी उपकरण भी होते हैं हमारे कंप्यूटर के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लैन प्रयुक्त होता है, अभी तक हमने ये देखा था कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता था, तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा पर लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन प्रयुक्त होता है किसमें होता है, ऑप्शन हो जाएगा स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोनों ए और बी, और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अगर आपको इसके बारे में बता दूं दोस्तों कि जो लैन होता है दोस्तों, वो एक अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। डॉस का अर्थ क्या होता है, सिंपल सी बात है, डॉस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, कई बार आपको मैं ये क्लासेस में बता चुका हूँ अगर आपको याद हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेस्क संचालन प्रणाली, बी ऑप्शन हो जाएगा डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं डॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, वो हो जाएगा दोस्तों डेस्क संचालित यानी डेस्क ऑपरेशन सिस्टम। क्या हो जाएगा, डेस्क ऑपरेशन सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, ओके ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर गणितीय प्रक्रिया कलाप करता है। ठीक है ना, कंप्यूटर की जो गणितीय प्रक्रिया होती है यानी कंप्यूटर मैथमेटिकल फंक्शन कलाप करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर में, बी हो जाएगा मेमोरी में, सी हो जाएगा हार्ड डिस्क में और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो मैं अगर आपको बता दूं कंप्यूटर की जो गणितीय क्रियाएं चलती हैं किस में चलती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रजिस्टर्स में चलती है। कहां पर चलती है, रजिस्टर में। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है, बताइए कंप्यूटर की तार्किक और गणितीय जो क्रियाएं करता है वो कौन करता है, तो वो एएलयू करता है। कौन करता है, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। शायद इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है क्वेश्चन, वो आगे मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए, 26वें नंबर क्वेश्चन। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि देखिए क्लास आप लोगों के कहने पर ही मैं लाया था, और 30 तारीख को जो आपका एग्जाम है, मैं आपसे यही कहूंगा जितना हो सके स्वयं से पढ़ने की कोशिश करिए। एक्स्ट्रा क्लासेस तो आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको रियलिटी ये बताऊं, खुद से भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी। हम लोग तो मार्गदर्शन आपको एक बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, संभावना है, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इतनी सारी मैंने क्लासेस डाल दी हैं, लेवल भी मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको सोल्व कराए हैं, और बदल बदल के हर टॉपिक की क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रहा हूँ। आज की जो क्लास की जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे टॉपिकों की क्वेश्चन मैंने ऐड करके रखे हैं।
तो बिल्कुल भी आप लोग मायूस मत होना, क्लास की लास्ट तक बने ना। चलिए 26वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैकअप प्लान, बी हो जाएगा कॉपी पेस्ट, सी हो जाएगा डिलीट और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो देखिए डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बैकअप बना सकते हैं उसका अलग से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है और आपका डेटा का सारा चला जाता है, जो कि सी ड्राइव में अधिकतर रहता है। जो वायरस होता है, वायरस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम, बी हो जाएगा यूजफुल प्रोग्राम, सी हो जाएगा नन ऑफ दिस और डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों है क्या। तो देखिए मैं आपको बता दूं, वायरस जो होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। अब एक्सटेंशन आ गया ना, फिर से एक्सटेंशन की मैंने एक पूरी क्लास कराई थी आप लोगों को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। एक्सटेंशन क्या होता है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बता दूंगा, यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक्सटेंशन होता है दोस्तों कि किसी भी फाइल की पहचान। जैसे कि मान के चलिए आप वर्ड की कोई, ये तो क्वेश्चन वर्ड का, इसका आंसर ही आपको पता चल जाएगा। मान के चलिए कोई भी फाइल है, जैसे वो पीडीएफ है, जैसे मैंने अपने नाम से उसको सेव कर दिया किसी भी पीडीएफ को, द एग्जाम एक्सप्रेस, जैसे मैंने आईटीआई के नाम से कोई भी पीडीएफ है, किसी भी पीडीएफ को आपने अपने नाम से सेव कर दिया आईटीआई के नाम से, उसके बाद में जो डॉट के बाद लिखा होता है ना पीडीएफ, वो उसकी पहचान होती है। जैसे इमेज वगैरह होती होगी, आपने देखा होगा इमेज के बाद में लिखा होता है जीपीईजी, उससे पहचान होगी कि ये एक इमेज की फोटो है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है, एक्सेल की फाइल आप कोई भी सेव करोगे उसकी लास्ट में लिखा आता है EXE या फिर लिखा आता है EXL, ठीक है ना। तो अगर आप पावर पॉइंट की कोई भी फाइल को सेव करोगे, जैसे आपने अपने नाम से सेव कर ली, जैसे मैंने अनिकेत के नाम से पावर पॉइंट की फाइल को सेव किया, अनिकेत, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बताऊंगा, अनिकेत, या अनी के नाम से कर दी मैंने फाइल को, उसकी पावर पॉइंट की फाइल को मैंने सेव किया अनी के नाम से। तो अनी के नाम से तो कर दी, लेकिन उसके बाद में आप देखना पावर पॉइंट के बाद पीपीटी लिखा होता है, जो वो क्या होता है कोड होता है, इससे पता चल जाता है कि ये हमारी पावर पॉइंट की फाइल है। ऐसे ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होगा। एमएस वर्ड की जब फाइल सेव करते हो तो उसके लास्ट में क्या लिखा होता है डॉट के बाद, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा डॉक, बी हो जाएगा डॉक, सी हो जाएगा डॉट टेक्स्ट और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो याद है कि दोस्तों 28वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्स। क्लियर है यहाँ तक। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फैट का अर्थ क्या होता है, यानी फैट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है यार यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल, बी हो जाएगा फाइल एक्सेस टेबल, सी हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेक्निक और डी हो जाएगा फाइल एक्सेस टेक्निक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में कि जो एफएटी फाइल का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल एलोकेशन टेबल होता है दोस्तों। क्या होता है, एफएटी का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वर्क शीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेल से संबंधित है। एक्सेल में जो टेबल दी होती है ना, थोड़ा सा मैं आपको बना के बता देता हूँ यहाँ पे, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार, चलिए कोई बात नहीं। ऐसी सीट देखी होगी आपने वर्कबुक, ठीक है ना। तो वो आपसे पूछ रहा है कि वर्कबुक सीट पर जो अधिकतम कॉलम्स और रो, देखिए एक जो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इनको हम कॉलम बोलते हैं, उसको हम रो बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, आ गया ना समझ में। चलिए तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क सीट, कॉलम बोलते हैं इनको और रो बोलते हैं इस साइड को, वर्ग सीट पर अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1024 और 1025, बी हो जाएगा 256 से लेकर 65,536, सी हो जाएगा 16,384 से 16,384 और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ग सीट पर अधिकतम कॉलम्स और रो की जो संख्या होती है वह 256 से लेकर 65,536 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 256 से लेकर 65,536। क्लियर है यहां तक। चलिए 31वें नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर की बात जब भी आती है क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रिंटर से एक दो क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। जितने भी प्रिंटर हैं याद रखिए, जितने भी एक्स वाई प्रिंटर हैं सारे के सारे हमारे आउटपुट होते हैं, माइंड में अपने कैप्चर कर लेना। प्रिंटर बहुत से प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और कोई कोई प्रिंटर तो इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं, उनके बारे में मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, वो बताऊंगा। चलिए 31वें नंबर का क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइन प्रति मिनट, बी हो जाएगा लाइन प्रति सेकंड, सी हो जाएगा लाइन प्रति घंटा और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि जो लाइन प्रिंटर होता है उसकी जो गति होती है, उसकी इकाई कितनी होती है, लाइन प्रति मिनट।
यानी 1 मिनट में दोस्तों, 1 मिनट में जैसे पूरा एक जो पेज है हमारा, 1 मिनट में पूरी एक लाइन टाइप करता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। क्लियर है, आ गया ना समझ में। चलिए, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डिजिटल प्रिंटर। ये प्रिंटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं यार, मैं अलग से इसके लिए क्लास में लेकर आऊंगा तो समझाऊंगा आपको। चलिए, अब 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, नॉट गेट पूर्ण करता है। तो नॉट गेट क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक ना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा इनपुट को बी हो जाएगा आउटपुट को सी हो जाएगा बहुत, यानी ए और बी दोनों, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, जो नॉट गेट होता है दोस्तों, वे क्या करता है, इनपुट को पूर्ण करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैन मैन जस्ट मैं आपको बता चुका हूं क्लास में, जब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आए थे, मैन का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बी हो जाएगा मैनुअल एरिया नेटवर्क, सी हो जाएगा मल्टी एरिया नेटवर्क, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, मैन का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़े स्तर पर काम करता है, 100 से 200 किलोमीटर इसकी रेंज क्षमता होती है। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं। चलिए, वैन का मैंने बता दिया, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का मैंने बता दिया, लोकल एरिया नेटवर्क। 34वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईमेल, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा लेटर, सी हो जाएगा फैक्स, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, इंटरनेट पर जो संदेश भेजा जाता है, जो मैसेज भेजा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बताएगा, सबको पता है, रोज के रोज यूज करते हो यार आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ईमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, 35वें नंबर का क्वेश्चन को जल्दी से देखेंगे दोस्तों। 35वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पावर पॉइंट का निर्माण किया है। ए ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, बी हो जाएगा एप्पल ने, सी हो जाएगा गूगल ने, और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जो पावर पॉइंट है उसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और कई बार आपको देख आपके मुंह से भी निकल जाता है माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसका आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 36वें नंबर का, कंप्यूटर अशुद्धि कहलाती है, यानी कंप्यूटर अशुद्धि कह लो, या इसको त्रुटि कह लो, या गलती कह लो। कंप्यूटर की गलती को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बग, बी हो जाएगा वायरस, सी हो जाएगा एरर, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अधिकतर लोग कौन सा टिक करके रहते हैं, एरर। पर एरर नहीं है मेरे भाई। कंप्यूटर जो गलती करता है, कंप्यूटर जो त्रुटि करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्लियर है, कभी भूलना नहीं इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। चलिए, एरर भी कभी कभी आता है, लेकिन कंप्यूटर जो गलती करता है उसको हम बग बोलते हैं। अब 37वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण कौन करता है। अब सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा, यानी HLL का फुल फॉर्म कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम है, वो मशीनी भाषा में रूपांतरित कौन करता है। अगर सिंपल शब्दों में अगर समझाने की अगर आपको हम कोशिश करें, तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, तो कंप्यूटर को मशीनी भाषा समझ में आती है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा, क्योंकि बाइनरी नंबर के नाम से जानते हो। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1, दो होते हैं। अब जो उच्च स्तरीय भाषा होती है वे दोस्तों कोडिंग होती है, C++, जावा, SQL, ये। तो इनको कन्वर्ट करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा कंपाइलर, भी हो जाएगा इंटरप्रेटर, से हो जाएगा बहुत, ए और बी दोनों, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद है कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें जो ट्रांसलेट करता है दोस्तों, रूपांतरित करता है, वो कौन करता है, कंपाइलर भी करता है और इंटरप्रेटर भी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब 38वें नंबर का क्वेश्चन कहता है हार्ड डिस्क की स्पीड होती है, स्पीड पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, स्टोरेज क्षमता नहीं पूछ रहा है। इस चीज को क्या होता है, कई बार एग्जाम हॉल में अगर हम लोग बैठते हैं तो क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी पढ़िए, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, एक बार इंग्लिश में भी पढ़िए। क्या होता है, अगर आप उसको हिंदी में पढ़ेंगे, कोई कोई चीज अगर आपको हिंदी में नहीं उसके वर्ड समझ में आया तो इंग्लिश में आ जाते हैं, और इंग्लिश में कोई कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो वो आपको हिंदी में आ जाते हैं। और क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर आप लोग पढ़ा करें, अगर आपके पास समय पर्याप्त है, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क की स्पीड यहाँ पर पूछी जा रही है। तो देखिए 3600 RMP, बी हो जाएगा 7200 RMP, सी हो जाएगा 10,800 RMP, और डी हो जाएगा 14,400 RMP। तो देखिए हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो वह होती है 7200 RMP। RMP का कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा चुका है। तो RMP का फुल फॉर्म होता है रोटेशनल पर मिनट्स। दोस्तों क्या होता है, रोटेशनल पर मिनट्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे।
39वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लॉपी डिस्क की घूर्ण गति कितनी होती है अब जो घूमती है। एक ऑप्शन हो जाएगा 150 से 250 चक्र प्रति मिनट यानी रोटेशनल पर मिनट, बी हो जाएगा 300 से 400, सी हो जाएगा 450 से 550 चक्र प्रति मिनट, डी हो जाएगा 600 से 700 चक्र प्रति मिनट। तो फ्लॉपी डिस्क की जो घूर्णन गति होती है दोस्तों, वह कितनी होती है, तो याद रखिए वह होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट यानी रोटेशनल पर मिनट। ठीक है ना, RMPV आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कोवल भाषा का उपयोग होता है। तो कोवल भाषा का उपयोग कहां पर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैज्ञानिक कार्य में, बी हो जाएगा व्यवसायिक क्षेत्र में, सी हो जाएगा इंजीनियर क्षेत्र में और डी हो जाएगा ग्राफिक क्षेत्र में। तो याद रखिए, जहां तक मैं आपको बता दूं, कोवल का जहां पर उपयोग होता है कहां पर होता है, वह होता है वहां पर व्यवसायिक कार्य में यानी बिजनेस वर्क में दोस्तों। कोवल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कुछ वन लाइन फैक्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कार कह सकते हैं कौन दोस्तों। ये थोड़ा सा लग रहा है टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो गया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता था या कंप्यूटर का आविष्कार के नाम से किसको जाना जाता था, तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता था। पहला कंप्यूटर कौन था दोस्तों, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो एनिएक था। इसके बाद यहाँ से क्लियर अच्छे से, क्योंकि कुछ टाइपिंग की वजह से ऊपर नीचे हो गए होंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं। ओके ब्लैक ठीक है, अब क्लियर आ रहा है ना ब्लैक। ठीक है क्लियर है। चलिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। जल्दी जल्दी आपको सुनना है क्योंकि अब मैराथन क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी फटाफट आपको वन लाइन फैक्ट बता दूं। आपको खाली सुनना है कि कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता था, तो संगणक के नाम से जाना जाता था। इसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का विस्तार रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर्च इंजन के नाम बताइए। सर्च इंजन कौन कौन सी, यहाँ पर आप बहुत सी चीजें सर्च करते हैं। सबसे पहले तो गूगल ही है, याहू है, बेदू है और बेदू बिंग भी है। ठीक है ना, चलिए इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, जो पॉपुलर इनपुट डिवाइस है कौन कौन सी है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है। इसके बाद 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ये इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, याद रखिए। 1 किलोबाइट यानी केबी का मतलब होता है क्या, किलोबाइट। ठीक है ना, तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। इसके बाद दूसरा, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 मेगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर अगला पॉइंट क्या कहता है, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी की बात हो रही है, आईसी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले HTTP का विस्तारक रूप क्या है, यहाँ पर आपसे किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्या पूछा जा रहा है, एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वे अपनी गोद में रखकर काम कर सकते हैं, वे क्या कहलाता है, नोटबुक कहलाता है। इसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है, तो सीडी रोम है। क्या है दोस्तों, सीडी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी का प्रकार है। सीपीयू पहले, कंट्रोल यूनिट दूसरा, मेमोरी तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल और तार्किक गणनाएं कौन करता है, तो एएलयू ही करता है। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, तो रजिस्टर होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग करते हैं, देखो जस्ट आ गया ना, तुलना और गणना के लिए, तार्किक के लिए, तो एएलयू का उपयोग करते हैं यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताएं जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, तो प्रोसेसर है दोस्तों। कौन है, प्रोसेसर है। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। ओके, चलिए प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से, एएलयू है और कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहां पर होती है, तो सीपीयू में होती है। कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं होता है, तो अंडरस्टैंडिंग का नहीं होता, क्योंकि समझ नहीं पाता है कंप्यूटर। मेमोरी किससे समन्वय से काम करती है, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो किसके समन्वय के साथ काम करती है, सीपीयू की। अगला क्या कहता है उसको देख लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क, क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं।
इसके बाद अगला क्या कहता है, अगला कहता है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रमाण क्या होता है, तो आउटपुट होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? मैराथन क्लास की बहुत सारे हमने क्वेश्चन को देखा दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे। आप क्लास को बैक करके उसको देख सकते हैं। और आपसे लास्ट रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ दोस्तों, प्रतिदिन क्लास आपको इसी समय मिलेगी, लेकिन प्लीज दोस्तों चैनल पे अगर नए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब मैं आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कल एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।